हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजी नीट। आज के जो प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। अब हम उन क्वेश्चंस को ला रहे हैं जो जेई मेंस और एडवांस के लेवल को टच करेंगे। अभी तक हमने जेई मेंस और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखे पार्ट 1, 2, 3 में। अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके शुरू होंगे इस पार्ट में, हम जेई मेंस और एडवांस के बीच का लेवल या रादर आई वुड से हम एडवांस लेवल टच करेंगे और जेई एडवांस लेवल पे अब बात करेंगे। तो क्वेश्चंस आज बहुत मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार होने वाले हैं। आई वुड से थोड़े से टफ होने वाले हैं, तो बहुत पेशेंस के साथ बैठिएगा। थोड़े से चैलेंजिंग होंगे, थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि सर आज तो बहुत हाई लेवल जा रहा है, थोड़े से एग्जॉस्ट भी हो सकते हो, बट बने रहना। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत मजेदार हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ आपको इतनी सारी बारीकियां, इतनी सारी डिटेल्स पता चलेंगी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ मजा आ जाने वाला है कि हाँ सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके लगा कि कुछ किया है ना। तो हम उन्हीं सारी चीजों को आज करने वाले हैं और आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 4 के साथ लेक्चर शुरू करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है www.magnetbrains.com जो किंडरगार्टन से K-12 से लेके सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CUET, IIT JEE, नीट, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सारे अलग अलग सेक्टर्स में आपको फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यानी पूरे के पूरे पैकेजेस, कंप्लीट एजुकेशन एट जीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि 2 पैकेजेस या 2 वर्जन या 2 वीडियोस आपको दे दी जाए, थर्ड वीडियो से या थर्ड लेक्चर से आपको कोई पेड वर्जन खरीदना पड़े, कोई ट्रायल वर्जन, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। पूरे के पूरे कोर्सेज, पूरे के पूरे मॉड्यूल्स, पूरे के पूरे पैकेजेस आपके लिए जीरो कॉस्ट पर यानी नो कॉस्ट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जीरो कॉस्ट पर 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स का ये मॉड्यूल या ये प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com आपको प्रोवाइड करता है। बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर आईड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीजें लेकर आता है। तो शुरुआत करेंगे क्लास इन चीजों को समझने से लेकर। आई होप आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE नीट मॉड्यूल या रादर स्पेसिफिकली अभी फिलहाल हम IIT JEE की अगर बात करें तो हम IIT JEE के अंदर हर टॉपिक के, मतलब हर चैप्टर के एक एक सिंगल टॉपिक के प्रॉपर डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव वीडियोस बनाते हैं, मतलब थरो वीडियोस जिसमें हर टॉपिक को छुआ जाता है, हर टॉपिक को टच किया जाता है, हर टॉपिक की डिटेल में जाया जाता है और उन टॉपिक्स को भी काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल से समझा जाता है। तो हर टॉपिक को अच्छे से हम पढ़ते हैं और ना सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स, बट टॉपिक्स के कंप्लीशंस पर उनके DPP, मतलब जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसकी DPPs के थ्रू उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस टॉपिक को कंसोलिडेट कर सकते हैं। आपको DPPs हमेशा PDF फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट www.magnetbrains.com पर एक्सेसिबल है। ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी हैंडी, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड, काफ़ी सिस्टमैटिक बनाया गया है। तो www.magnetbrains.com पर आप सारे PDFs, पूरे DPPs, सारे टॉपिक्स, सारे थ्योरी लेक्चर्स, ना सिर्फ ये कुछ बल्कि उन DPPs के वीडियो सॉल्यूशंस भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब DPPs के वीडियो सॉल्यूशंस तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। बल्कि ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है एट जीरो कॉस्ट, एट फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर हम जब किसी भी टॉपिक को कंसोलिडेट करेंगे तो हम DPPs के थ्रू करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को कंसोलिडेट करने के बाद उनके वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू वेरीफाई भी कर लेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं नहीं, या जो चीज़ें सही हैं उनके और भी तरीके, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हो सकती है नहीं, ये भी आप DPPs के वीडियो सॉल्यूशन से देख सकते हैं। हम इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स कि हम काफ़ी सारे MCQs सॉल्व करें थ्रू डिफरेंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, DPPs, PYQs, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा डाउट के आपके सेशन, चैप्टर वाइज जो टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और ये जो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे इसके थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज़ आपकी टच हो, हर पहलू आप छुएं और हर तरीके से उस चैप्टर को कवर कर लिया जाए ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो छूट चुकी हो या जो रह जाए। तो हर चीज़ को हम अच्छे से करेंगे डिटेल में, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेवलप करना हमारा मोटिव या इंटेंट है। कंसेप्ट सिखाना थियोरेटिकली सिर्फ वहाँ पे चीज़ें नहीं रुकेंगी, उनके एप्लीकेशंस, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इज आवर मोटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, क्या आप यकीन करेंगे कि आपको पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, JEE मेंस और JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे। यानी उस एग्जाम को अच्छे से समझने का और इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप उस एग्जाम के ही पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि क्या थॉट प्रोसेस रहती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, किस मेंटालिटी से, किस साइकी से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, किस थॉट प्रोसेस के साथ इन क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है और उनके लिए क्या माइंडसेट चाहिए। ये सारी चीज़ें हम PYQs के थ्रू डेवलप
कब कर रहे होंगे, तो वो भी पार्ट हम करेंगे। जैसा अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर हैं और ग्रेजुअली जैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म होंगे हम PYQ शुरू करेंगे और उससे आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उस पर्टिकुलर चैप्टर की, जिससे हम और चीज़ें आसान और बेहतर बना पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट सोच के देखिए, आपके डाउट्स तक अनएड्रेस नहीं जाएंगे, आपके डाउट्स तक रिजॉल्व होंगे। आपके जो डाउट्स होंगे उन्हें भी आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन्हें भी हम रिजॉल्व करेंगे, उन्हें भी एड्रेस और एक्नॉलेज किया जाएगा। यानी कि दो तरीके स्टूडेंट्स, कुछ जेनरिक से सिंपल सी क्वेरीज हों, कुछ सिंपल से डाउट्स हों, तो आप डेफिनेटली कॉमेंट में लिख दीजिए। उन कॉमेंट्स को हम अक्सर पढ़ते रहते हैं जब भी हमें वक्त मिलता है और उन्हें हम आंसर या रिजॉल्व करेंगे जब भी हमें चीज़ें लेक्चर के दौरान टाइम मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई न्यूमेरिकल है, तो आप हमेशा हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा आस्क मी योर डाउट, एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म के थ्रू आप अपने डाउट्स का फोटोग्राफ हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोशिश करिए कि डाउट प्रॉपर रिजोल्यूशन में हो, ठीक ठाक फोटोग्राफ हो, ताकि उन्हें समझना पढ़ना हमारे लिए आसान हो, उसका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, ताकि चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जेनरिक डाउट हो, मतलब कुछ जनरल से क्वेरीज हो, सिंपल से क्वेरीज हो, तो उन्हें कॉमेंट में ही लिख दीजिए, उन्हें उस लिंक के थ्रू फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग स्टूडेंट्स, डाउट्स आपके रेलेवेंट रखिए। रेलेवेंट का मतलब है कि अभी जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो पढ़ाई जा चुकी हैं, उन्हीं पर बेस्ड हो। अननेसेसरीली हम बाकी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ना करें किसी और टॉपिक को पढ़ के, जिसके थ्रू शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं डाउट क्लेरिफिकेशन को लेकर कि आपके डाउट्स तक रिजॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स एक बार सोच के देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हम हर चैप्टर की तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं, हम हमारी चैप्टर की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि आप अपने चैप्टर को ट्रैक कर सकते हो कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आपका क्या पार्ट वीक रह गया है, क्या पार्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाए, या क्या पार्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आया, उसे आप रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर्स वाइज टेस्ट देकर। यानी आप चैप्टर का टेस्ट देंगे, टेस्ट देकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ शायद ये वाले पार्ट में मुझे और मेहनत करना है, इसका थ्योरी लेक्चर एक बार और देख लेता हूँ, शायद इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो इस तरीके से भी आप चीज़ें कर सकते हैं और हर चैप्टर पर एक अच्छी कमांड, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट देकर। कैन यू बिलीव दैट चैप्टर वाइज टेस्ट तक है आपके पास, और ये सब कुछ है स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, देयर आर नो हिडन चार्जेस। Along with that students, टाइम पर मतलब all the faculty members will keep guiding you regarding all sorts of notifications, जैसे कि एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट आ रहा है, कोई और नई चीज़ आ रही है, कोई चेंज हो रहा है, कोई भी अपडेट आ रहा है, हर वो चीज़ को लेकर कोई गाइडेंस आपको चाहिए, किसी चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, कोई नॉन अकेडमिक इशू जो आपको बॉदर कर रहा है, जो आपकी पढ़ाई को हैम्पर कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हम एड्रेस और रिजॉल्व करते रहेंगे ऑल द फैकल्टी मेंबर्स थ्रू आवर वीडियो लेक्चर्स, और उसके थ्रू आपको गाइड करते रहेंगे कि हाँ चीज़ें ऐसी करते रहिए, ऐसा करिए, इसमें अगर ये परेशानी आ रही है तो ऐसा कर लीजिए। ये सारी बातें हम कम्युनिकेशन के थ्रू हमेशा करते रहेंगे और चलाते रहेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जब आपकी एग्जाम आपके निकट होगी तब हम चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी बनाएंगे, ताकि ये सारी सब चीज़ें आप कर चुके हैं तो ऑब्वियसली एग्जाम के वक्त आप पैनिक ना करें, घबराएं ना, और उस वक्त भी आपके वन शॉट रिविजन के थ्रू आप अपनी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लें और उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लें, ताकि हाँ एक बार और उस पर कंसोलिडेशन हो जाए कि हाँ अगर कुछ छूट गया, कुछ मिस हो रहा है, या कोई बात रिकॉल नहीं हो पा रही, तो वन शॉट रिवीजन के थ्रू आप कर लें। क्योंकि वन शॉट रिवीजन बहुत ही क्रिस्प से, बहुत ही प्रिसाइज से, बहुत ही सिंपल से वीडियोस होंगे, ऑल्दो लेंदी होंगे थोड़े, लेकिन ये टू द पॉइंट होंगे। मतलब ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से कर चुके होंगे तो ये वन शॉट रिवीजन आपको और बेहतर तरीके से समझ आएंगे और वो चैप्टर आपका और मजबूत हो जाएगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की इस वन शॉट रिवीजन को एज अ सब्स्टिट्यूट, एज एन ऑल्टरनेटिव ट्रीट मत करिए कि सर ये सारी चीज़ें स्किप करके वन शॉट रिवीजन ही पढ़ लेते हैं, बात क्या है, मतलब इतना कुछ देखने से अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं। पर पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स की वन शॉट रिवीजन एक ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। वन शॉट रिवीजन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको एग्जीक्यूट करनी है। मतलब जब ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं फिर आप वन शॉट रिवीजन करेंगे। आई होप आपको बात समझ आ रही है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी क्रूशियल स्टूडेंट्स की IIT JEE मेंस और एडवांस एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले आप काफ़ी सारे उसके मॉक्स दे रहे होंगे। आप मॉक देने से एक्चुअल एग्जाम को स्टडी कर सकते हैं, एक्चुअल एग्जाम के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। मतलब आप काफ़ी सारे JEE मेंस और एडवांस के मॉक्स देंगे, उसके थ्रू आप सेक्शन वाइज अपनी प्रिपरेशन वर्कआउट कर पाएंगे कि देखो मुझे इस सब्जेक्ट में इतना टाइम डिवोट करना है, मैं इस सब्जेक्ट में इस सेगमेंट में लैक करता हूँ। अपने प्रॉपर मॉक्स के एनालिसिस डेवलप करेंगे ताकि आप देख पाएँ कि आप अपने स्कोर को कैसे और बेहतर या अच्छा बना सकते हैं और अपनी रैंक या अपने परसेंटाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स फ्री में प्रोवाइड करता है। विद दैट स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करेंगे और आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है स्क्रीन पर। जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करिए, स्क्रीन पॉज करके, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स।
देखो जैसा मैंने कहा था, आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसे एक अच्छा ट्राई दिया। जैसा हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ है नहीं, मैटर करता है कि आपने कोशिश की, बस अभी उतना ही काफ़ी है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि एक क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन और बहुत इंसाइट्स आपको मिलेंगी इन सारे क्वेश्चन के थ्रू। तो उसी को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा सर काफ़ी कुछ वो कह रहा है, वो कह रहा है log2 ऑफ log1 मतलब log बेस 2 ऑफ लॉग बेस 1/2 ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ x इज इक्वल टू 0। फिर ये वाला एक्सप्रेशन दिया, फिर ये वाला एक्सप्रेशन दिया, ऐसी 2-3 चीज़ें हमें दी गई हैं और वो पूछ रहा है फॉर पॉजिटिव x y and z। ऑब्वियसली x y z का पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी वैल्यू का लॉग लेते हैं तो उसका पॉजिटिव होना जरूरी है। दिस शुड बी बेस 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 यहाँ नहीं होगा, ये जो है ये बेस 3 यहाँ होगा, राइट। तो इससे यहाँ से आप हटा लीजिए और इससे बेस को आप यहीं पर रखेंगे, राइट। तो ये बेस आपका यहाँ पर होगा, ये आपका बेस है ना। इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ, इसी के साथ अगर मैं चीज़ें सोचूं तो क्या करना होगा सर, वो सोचते हैं। बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि सर एक काम करते हैं, एक एक करके चीज़ें वर्कआउट करते हैं। एक साथ करने से अच्छा है एक एक करके चीज़ें सोचते हैं। कैसे सोचेंगे सुनिएगा सर, यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे पास पहला पार्ट क्या दे के रखा है, देखो ध्यान से सुनना, मैं इससे और इससे 0 मतलब इस पार्ट को लेकर चलता हूं। तो मुझे दिया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, पहली स्टेप में जो लिखा है वो क्या लिखा है, लॉग 3 लॉग हैं, 2 1/2 और 2 है ना। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है सर, मेरे पास लिखा हुआ है log 2 मतलब log बेस 2 ऑफ log 1/2 ऑफ log 2 ऑफ x, मतलब आप इसका लॉग लीजिए x का, फिर उसका आप log 1/2 बेस पर लॉग लीजिए और फिर उसका log 2 पर बेस पर लॉग लीजिए, और ये सब 0 के इक्वल है। आई होप आपको ये बात समझ आई जो मैंने की। मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को ओवरऑल इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखा है ना। यहाँ पर एक और ब्रैकेट होगा इसका। आई होप ये कहानी आपको क्लियर हो रही है। अगर मैं इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करूं तो हमने सर एक बड़ी सिंपल सी चीज़ सीखी है कि सर जब भी आप एंटी लॉग लेना चाहते हैं, सर जब भी आप एंटी लॉग लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप इस 2 को पावर 0 तक रेस करके इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल रखते हैं। बस यही कहानी मैं दोहराते चले जाऊंगा ताकि एंटी लॉग लेते लेते मैं फाइनली चीज़ें सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सिंप्लीफाई होकर क्या दिखेगा, अंदर वाला पार्ट जो कि होगा सर लॉग एट बेस 1/2 ऑफ लॉग ऑफ x एट बेस 2 है ना। और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा सर, ये एक्सप्रेशन होगा 2 रेस टू द पावर 0, यानी एक्सप्रेशन होगा 2 टू द पावर 0 के इक्वल। और 2 टू द पावर 0 कितना होता है सर, 2 टू द पावर 0 होता है 1, तो एक्सप्रेशन 1 के इक्वल होगा। कौन सा, ये वाला एक्सप्रेशन। कौन सा सर, ये एक्सप्रेशन है आपका log एट बेस 1/2 ऑफ log x एट बेस 2। तो ये आपका एक्सप्रेशन है जो कि किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है 2 टू द पावर 0 यानी 1 के इक्वल। आई होप ये बात आपको समझ आई। सर इसी बेसिस पर अगर अब मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो सेम थ्योरी वापस अप्लाई करेंगे। सेम थ्योरी क्या कहती है सर, एक फिर से इस बेस 1/2 को अगर मैं 1 तक रेस करूँ तो ये मुझे जिस चीज़ का आप लॉग ले रहे हो उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब 1/2 टू द पावर 1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, वो इक्वल होगा log x बेस 2। किसके इक्वल होगा सर, 1/2 टू द पावर 1। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू 1/2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 1/2, क्योंकि 1/2 की पावर 1 का क्या मतलब है सर, 1/2 टू द पावर 1 का मतलब वही है। तो यही कहानी सेम रिपीट हो रही है। सर अब क्या करना होगा, अब वापस वही अगर मैं बात दोहराऊं तो मैं क्या कह रहा हूं सर अगर वापस इस बेस 2 को इस पावर पर रेस करें तो वो x के इक्वल होगा। सेम एंटी लॉग लेने वाली प्रोसेस है ना। तो अगर मैं इस चीज को रिपीट करूं तो मुझे जो नया रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/2। तो पहला जो रिजल्ट मिल रहा है, आई होप यू आर रियलाइजिंग यहाँ से क्या करने जा रहा हूँ मैं कहने जा रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 1/2। तो सर x की वैल्यू आपको मिलती है कितनी, 2 की पावर 1/2। इस रिजल्ट को हम हमारे पास रखते हैं क्योंकि ये रिजल्ट शायद हमारे कुछ काम का है। तो एक पहला रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है सर, x की वैल्यू आती है हमारे पास 2 टू द पावर 1/2। आई होप ये बात आपको समझ आई। ये रिजल्ट हमने जो निकाला x की वैल्यू 2 टू द पावर 1/2। सिमिलरली सर मैं इस y की वैल्यू भी निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। सर y की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, y की वैल्यू के लिए log 3 1/3 और 3 वही सेम जैसा 2 1/2 2 था वैसे ही 3 के लिए चल रहा है। तो क्या चल रहा होगा, देखो अब आपको पैटर्न दिख गया होगा। आई होप आपको पैटर्न दिखा। देखो क्या था, 2 था 1/2 और 2 था। अगर वो x जो था log x वो 0 के इक्वल था तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आती है सर, x की वैल्यू आती है 2 टू द पावर 1/2। तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी। देखो एक बार और बताता हूँ, फिर हम इसे फाइनली उस पैटर्न के बेसिस पर प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट क्रैकिंग द पैटर्न। मैथ्स इज ऑल अबाउट लुकिंग फॉर अ पैटर्न, सीकिंग फॉर अ पैटर्न और उस पैटर्न के बेसिस पे चीजें जनरलाइज कर देना। मैथ्स इज ऑल अबाउट दैट, है ना। वही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि देखो इसमें भी वही पैटर्न दिख रहा है, 3 1/3 और 3। देखो यहाँ पे बेस क्या था 2 1/2 और 2, तो यहाँ पे बेस क्या है 3 1/3 और 3। बस इसी बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन में दिया जा रहा है log एट बेस 3 ऑफ log एट बेस 1/3 ऑफ
log at base 3 ऑफ x। आई होप ये बात आपको क्लिक कर रही है। और ये किसके इक्वल दिया जा रहा है? वापस अगर मैं इसे देखूं तो देखो ये एक्सप्रेशन भी 0 के इक्वल है ना। तो 3 1/3 और 3 का जो ये है, ये जो I'm really sorry this is not x now, this now is clearly y। तो ये जो वैल्यू है ये y के इक्वल और ये 0 के इक्वल है। अगेन सेम क्लास सेम प्रोसेस, एंटी लॉग लेंगे। तो अगर सर आप इस बार एंटी लॉग लेना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? सर इस 3 को 0 तक रेस करोगे और वो वैल्यू जो आप रेस करोगे वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगी। यानी आप क्या लिखना चाह रहे हो सर? 3 to the power 0, 3 to the power 0 आई होप आई नीड नॉट टेल यू इज 1। तो क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा log at base 1/3 ऑफ log of y at base 3 इज इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल होगा? 3 to the power 0। 3 to the power 0 हमको पता है कितना होता है स्टूडेंट्स? ये होता है सर 1 के इक्वल। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ या सिखाना चाह रहा हूँ। इस बेसिस पे क्या सर मैं फाइनली एक और बात कहूँ कि सर अगर इस 1/3 को रेस करें 1 तक, सो दैट शुड रिजल्ट इनटू log y base 3। आई होप आपको क्लिक हो रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, log y एट बेस 3, ये जो आपका ये वाला पार्ट है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट है किसके इक्वल होगा? 1/3 to the power 1। और आई होप आई नीड नॉट टेल यू 1/3 to the power 1 कितना होता है? 1/3। चीज़ें बड़ी आसान और सिंपल सी हैं स्टूडेंट्स। अब एक बार और अगर एक्सप्लोर करें तो क्या आपको दिख पा रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बड़ी आसान सी बात आपको कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें। सो 3 to the power 1/3 किसके इक्वल होगा? y के, यानी y विल बी इक्वल टू 3 to the power 1/3। आई होप आपको क्लिक हो चुका है जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मुझे y भी दिखा, y कितना आ रहा है सर? y सीधा सीधा आ रहा है कितना? y सर आ रहा है 3 to the power 1/3। तो क्या आप सर z प्रिडिक्ट कर सकते हो? देखो सेम पैटर्न है स्टूडेंट्स, यही देखकर आपको क्या देना चाहिए था। 3 के लिए भी नहीं निकाला था, y के लिए नहीं निकाला था। तो z क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो वही 5 1/5 5, 3 1/3 3, 2 1/2 2। तो x कितना था? 2 to the power 1/2। y कितना था? 3 to the power 1/3। तो z कितना होगा? 5 to the power 1/5। तो आप उसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ 5 to the power 1/5। अब मुझे प्रिडिक्ट करना है कि क्या रिलेशन है x, y और z में। ये कैसे सोचेंगे सर? देखो आसान सा तरीका है, मैं हल्की सी आपको हिंट देने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुना। क्या मैं x और y को कंपेयर कर सकता हूँ? मुझे कंपेयर करना है 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 को। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं क्या कंपेयर करना चाह रहा हूँ? मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 को। आई थिंक करने के लिए मेरे पास जो थॉट होगा, मैं 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 को कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब x और y को कंपेयर करना था। सर ये तो थोड़ा भी कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये इसका सेकंड रूट है, इसका थर्ड रूट है, ये नहीं आता निकालते। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक छोटा सा काम करते हैं, इन दोनों को किसी पावर तक रेस करते हैं और फिर देखते हैं। देखो हमने सीखा है स्टूडेंट्स, याद करो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सर। प्रॉपर्टी ये थी कि a to the power x और अगर a to the power y में कंपेयर करना है, या तो बेस सेम कर लो। तो जब जब बेस 1 से बड़ा होता है ना, तो हम कहते थे क्या कि सर x भी y से बड़ा होगा। लेकिन ये कब कहते थे सर? जब जब a जो है आपका 1 से बड़ा हो। बस ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी हम याद कर पाएँ और यूज़ कर पाएँ तो बात बन जाएगी। एक्सपोनेंट में याद है ना स्टूडेंट्स, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो जो इनमें रिलेशन होता है वह इनकी पावर्स में रिलेशन होता है। लेकिन ये चीज़ उल्टी हो जाती है, ये चीज़ उल्टी हो जाती है, मतलब x लेस देन y हो जाता। कब सर? अगर जो आपका बेस है वो 0 से 1 के बीच होता है। आई होप ये सारी बातें आपको याद आ रही हैं। इसी बेसिस पे मैं थोड़ा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि सर बेस 2 और 3 तो अलग अलग हैं, तो सर शायद अलग अलग चीज़ें, बट एक काम करते हैं, मैं दोनों को पावर 6 तक रेस करता हूँ, दोनों पर पावर 6 रेस करता हूँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर 1/2, आई एम रियली सॉरी दिस इज 1/2 की पावर 6 यहाँ पे लगा रहा हूँ, और इसकी भी पावर 1/3 की पावर 6 लिख रहा हूँ। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको याद है स्टूडेंट्स कि हमने एक छोटी सी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी सीख रखी है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है x to the power m to the power n, तो हम इसे लिख सकते हैं x to the power m into n। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। सोच के देखो, अगर 2 की पावर 1/2 की पावर 6 लिखा तो 2 से 6 डिवाइड किया तो 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2³ है ना। मैं उल्टा जा रहा हूँ, अब देखना क्या होने वाला है। सर 3 की पावर 1/3 की पावर 6, तो ये 3 से 6 को डिवाइड किया तो आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 3²। बस मुझे इतना बता दो स्टूडेंट्स कि 2³ और 3² में क्या रिलेशन है। बस हम वही कहानी ऊपर तक अप्लाई कर देंगे। आपको क्लिक हुआ मैंने जो कहा? क्योंकि सर बेस 1 से बड़े हैं तो जो रिलेशन यहाँ होगा वही रिलेशन ऊपर तक चलेगा। मतलब सर 2³ और 3²। आई होप मुझे यहाँ अगली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं कि 2³ होता है 8 और 3² होता है 9। तो 8 और 9 में बड़ा कौन है स्टूडेंट्स? ये क्लियरली 9 बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ये भी यहीं बड़ा होगा, क्योंकि ये वही बात है। उस बेसिस पे आप बेहिचक निसंकोच कहिए कि यहाँ पे भी ये साइन लगेगा और यहाँ पर भी यही साइन लगेगा। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात मैंने की है। सेम एक्सप्रेशन, मतलब मैं उल्टा चलाऊँ। उल्टा कैसे चलाऊँ सर? यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा है बस उसी को वर्कआउट किया। आई होप आपको बात डाइजेस्ट हुई, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। अगर ये कुछ नंबर्स थे,
अगर ये कुछ नंबर्स थे तो इनकी पावर्स में भी वही रिलेशन होगा। आई होप आपको बात क्लियर हो रही है, और वही कहानी हम रिपीट करते चले जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी आसान सी, बड़ी साधारण और सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, है ना। विद दैट अगर मैं इस बेसिस पर आगे बढ़ूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 की पावर 1/2 इज लेस देन 3 टू द पावर 1/3। 2 की पावर 1/2 जो है वो स्टूडेंट्स किससे छोटा है, 3 टू द पावर 1/3 से। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 से छोटा है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, x जो है वो y से छोटा है। तो पहला कंक्लूजन तो जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है सर, पहला कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि सर x इज लेस देन y। आई होप ये रिजल्ट आपको याद रहेगा। क्या इसी बेसिस पे अब आप मुझे y और z के बीच रिलेशन बता सकते हैं, या एटलीस्ट x और z के बीच, जो आपको ठीक लगे बस जल्दी से निकालिए और मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे और उस बेसिस पे कौन सा ऑप्शन आप मार्क करेंगे। काफ़ी हद तक आपके सामने अब हिंट है, जल्दी से एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स। इसी तर्ज पर स्टूडेंट्स x और z को कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या दी है, 2 टू द पावर 1/2, है ना। आई होप आपने भी ट्राई किया। तो x की वैल्यू दे रखी है सर 2 टू द पावर 1/2, और z की वैल्यू कितनी आ रही है सर, क्लियरली दिख रहा है 5 टू द पावर 1/5। क्या आप सोच पा रहे हो मैं आपको क्या सजेस्ट करूं, यहाँ पे दिख रहा है 5 टू द पावर 1/5। सर एक काम करते हैं, वापस 5 और 2 है ना, इन दोनों का एलसीएम मुझे दिखता है 10, तो सीधे सीधे दोनों को पावर 10 तक रेस करते हैं। क्योंकि 10 से क्यों पावर रेस किया स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 क्यों पावर रेस किया, सीधी सीधी सी कहानी थी स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 2 से भी कैंसिल होता है, 3 से भी कैंसिल होता है, तो मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया है ना, उस पावर तक रेस किया। ये रीजन ये था बस, है ना। सेम यहाँ पे 10 से क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 5 और 2 दोनों से डिविजिबल है, तो मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव देगा चीजों को देख पाने का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 1/2 टू दी पावर 10, और यहाँ पे दिख रहा है 5 की पावर 1/5 टू दी पावर 10। बस इसी बेसिस पे सोचूं तो ये देखो वापस वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, 2 का 10 5 टाइम्स तो ये हो जा रहा है 2 की पावर 5, तो ये हो जा रहा है कितना, 2 की पावर 5, है ना। 5 का 10 2 टाइम्स, आई होप सही जा रहे हैं हम, पावर 10 ही लेंगे, बिल्कुल सही। तो 5 का पावर 2, 5 का 10 2 टाइम्स तो ये हो जा रहा है 5 का स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा है क्लियरली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 की पावर 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, 32, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। एंड आई होप ये आपको दिख रहा है कि 32 25 से बड़ा है, यानी 2 की पावर 5 स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि ये इससे बड़ा है, और यानी कि ये इससे बड़ा है। तो ये था x और ये है z, यानी आप एक और कंक्लूजन ला पा रहे हो स्टूडेंट्स कि x और z में कौन बड़ा है सर, x बड़ा है किससे, z से। आई होप ये रिलेशन आप देख पा रहे हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, x जो है वो z से बड़ा है लेकिन x y से छोटा है। क्या आप फाइनली ये कॉमन लिंक बना सकते हो, देखो x जो है z से बड़ा है, तो सर z से बड़ा कौन है सर, z से बड़ा x है, और x किससे छोटा है सर, x छोटा है y से। तो कुछ ऐसा रिलेशन दिखना चाहिए कि z x और y, z x और y कुछ ऐसा सा रिलेशन अगर मुझे दिखे तो बात बन जाएगी। और z x और y ऐसा रिलेशन मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वो पूछ रहा है फॉर पॉजिटिव x एंड y z देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू, है ना, और नॉट को उसने क्लियर कैपिटल लेटर्स में लिखा है, तो कौन सा ट्रू नहीं है। तो सर क्लियर सी बात है, z x और y, z इज लेस देन x, x इज लेस देन y। आई थिंक ये तो क्लियरली गलत है क्योंकि यहाँ पे z को y से बड़ा बता दिया गया, ऑप्शन बी गलत है, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। आप बात समझ पा रहे हो ना, मुझसे नॉट ट्रू पूछा है। ऑप्शन सी में देखो सर z तो x से छोटा है लेकिन z को y से बड़ा बता दिया, ये भी बात गलत है। सर यहाँ पे z y से छोटा बना दिया, नहीं सर z x से छोटा है, x y से छोटा है। आई होप आपको दिख रहा है ना, z x से छोटा है और x y से छोटा है, तो ऑप्शन डी भी नॉट ट्रू है। यानी इस बेसिस पे मैं कहूंगा कि ऑप्शन ए बी सी और डी सही होंगे, और ए जो था वो सही होता लेकिन वो नॉट ट्रू पूछा, इसलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं है। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स की बी सी डी हमारे क्यों आंसर्स होंगे? बड़ी आसान सी बात है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ट्रिकी पार्ट ये था कि आप लॉगरिथम को सॉल्व करना सीख पाएं। तो लॉगरिथम की बेस प्रॉपर्टी पर एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सपोनेंट्स को यूज करने वाला और एक्सपोनेंट्स के थ्रू इनको कंपेयर करने वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन था, जिसके थ्रू आई बिलीव एक अच्छी क्लैरिटी आपको मिली और आप समझ पाए कि चीजें कैसे होती है। विद दैट स्टूडेंट्स हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही शानदार सा मजेदार सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, और देखो जरा इसे और इस पर क्या देखा गया है वो देखिए। ये क्वेश्चन शायद स्टूडेंट्स एमसीक्यू और एमएसक्यू दोनों हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी ट्रू हो सकते हैं। तो ट्राई करिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को और देख के बताइए कि क्या सही होगा। जल्दी से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके स्टूडेंट्स। आई होप आप क्वेश्चंस ट्राई तो कर रहे हैं एटलीस्ट। देखिए जल्दी से वो क्या कह रहा है। सर कुछ कुछ तो दिया है, कैसा कैसा दिया है सर एक्सप्रेशन? वो कह रहा है x माइनस वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है सर, यहीं से शुरू करते हैं। वो लिख रहा है x माइनस वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है सर, ये एक एक्सप्रेशन दिया है। इस तरफ और क्या दिया हुआ है सर? इस तरफ दिया है माइनस एक्स प्लस वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है सर, एक्स प्लस वाई है ना, तो नेगेटिव के साथ x प्लस वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है सर, इससे भी सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई दिया है एक्स प्लस वाई के साथ 2 टाइम्स। कैन यू रियलाइज स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं y कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं y कॉमन ले लेता हूँ तो ये होता है 2y, है ना, कितना हो जाता है 2y। ध्यान से सुनिए, अगर y कॉमन लिया तो इस तरफ क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ये हो जा रहा है 2y,
और अंदर क्या बच रहा है ध्यान से देखो, अंदर सर बच जा रहा है, देखो y कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से y कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर, तो ये हो जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और क्या आपको क्लिक हो रहा है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सर, उसे हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू आर रियलाइजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यानी ओवरऑल एक्सप्रेशन को जैसा लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, मुझे ये प्लस वाई और माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई थोड़ा बॉदर कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स की लेट से एक्स प्लस वाई को थोड़ी देर के लिए अल्फा और एक्स माइनस वाई को थोड़ी देर के लिए बीटा लिख के हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि शायद कुछ बात बन जाए। तो बात बड़ी आसान सी बनेगी स्टूडेंट, सोच के देखो, एक्स माइनस वाई को किससे रिप्लेस किया, बीटा, तो ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, बीटा टाइम्स एक्स प्लस वाई कितना है अल्फा, तो बीटा टाइम्स एफ ऑफ अल्फा, तो ये आपका ये वाला पार्ट बचा रहा है। आई होप आपको दिख रहा है कि थोड़ा छोटा हो रहा है ना, देख लेंगे जो भी है कहानी। सर यहाँ पे एक्स प्लस वाई है अल्फा और वो एफ ऑफ बीटा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस अल्फा टाइम्स एफ ऑफ बीटा। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी इजीली समझ आया। सर इस तरह मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2y, सर 2y को क्या लिख सकते हैं, सोच के देखो स्टूडेंट 2y को क्या लिखोगे। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूँ कि अगर मैं इसे कहूँ थोड़ी देर के लिए इसे इक्वेशन 1 और इसे मैं कहूँ इक्वेशन 2, सोच के देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट की तो कितना हो जा रहा है, x से x कैंसिल, ये y लेकिन ये माइनस ऑफ माइनस y, तो हो जाएगा y प्लस वाई दैट्स 2y, 2y इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। आपको समझ आया स्टूडेंट्स, तो 2y को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा से, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा। आई होप बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है। मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट की तो मुझे 2y की वैल्यू मिल गई, दैट्स अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली x प्लस वाई कितना था सर, x प्लस वाई था अल्फा और x माइनस वाई कितना था, बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा और मिल जाने वाला है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आई और यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन, क्वेरी या डाउट नहीं है। सर इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसी बेसिस पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी वो समझते हैं। सर एक काम करता हूँ, दोनों तरफ अल्फा बीटा से डिवाइड कर देता हूँ। अगर दोनों साइड्स को अल्फा बीटा से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा वो समझते हैं। देखो यहाँ अल्फा बीटा से डिवाइड किया तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो कितना बचेगा सर, ये बचेगा एफ ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा। आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा से डिवाइड किया तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स, ये बचेगा एफ ऑफ बीटा अपॉन बीटा। आई होप ये भी समझ आ रहा है। और इस तरफ अल्फा बीटा से डिवाइड किया तो अल्फा माइनस बीटा एज इट इज बच जाने वाला है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। आई होप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और इजी सा स्टेप, आपको एक प्रोसेस दिख रही है। इस बेसिस पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक काम करते हैं, इस अल्फा को इधर लाते हैं और ये इस पार्ट को उधर लेकर जाते हैं, देखना क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार सी आपसे बात कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा, ये तो दिख ही रहा था स्टूडेंट्स, इस अल्फा को मैं इधर लाए तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा, है ना। ये वेरिएबल्स ही ऑब्वियसली, एक्स और वाई वेरिएबल थे तो अल्फा भी वेरिएबल है, क्योंकि अल्फा और बीटा किससे बन रहे हैं, उनके एडिशन और डिफरेंस है। अब एफ ऑफ बीटा अपॉन बीटा को उधर ले गए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई होप आप देख पा रहे हो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ बीटा अपॉन बीटा माइनस बीटा, क्योंकि बीटा तो वहाँ पे ऑलरेडी था विद द नेगेटिव साइन, तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है। अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई कुछ एक अलग वैल्यू होगी, एक्स माइनस वाई कुछ अलग एक वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली अल्फा को एक अलग वैल्यू होगी, बीटा कुछ एक अलग वैल्यू होगी। इस बेसिस पे क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, सोच के देखना स्टूडेंट्स, अगर अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं तो सोच के देखो, फंक्शन का मतलब फंक्शन की अल्फा पर वैल्यूज को अल्फा से डिवाइड करके अल्फा से सब्ट्रैक्ट किया, मतलब एफ ऑफ, अगर मैं अल्फा को एक्स कहूँ थोड़ी देर के लिए, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स, और ये भी एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स, मतलब ये कोई और एक्स है, लेट्स से अगर x1 कहूँ और x2 कहूँ, मतलब फंक्शन में जो अलग अलग वैल्यूज है x की, ये है लेट्स से x1 जो कि अल्फा और ये है x2 जो कि है बीटा, तो एफ ऑफ x1 अपॉन एक्स माइनस एक्स और एफ ऑफ x2 अपॉन x2 माइनस x2। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर फंक्शन में कोई भी वैल्यू रख दो, मतलब फंक्शन में अगर x3 भी रख देते तो क्या होता, एफ ऑफ x3 अपॉन x3 माइनस x3, ये हमेशा इक्वल होंगे। ये कंक्लूजन क्या देना चाह रहे हैं, मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो स्टूडेंट्स, एक और मैं नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ, मान लो आपको थोड़ी देर के लिए कहूँ कि अल्फा है लेट्स से x1 और बीटा है लेट्स से x2, तो आप ये कंक्लूड कर रहे हो सर कि कोई एक वैल्यू होगी फंक्शन में लेट्स से x1, अगर f ऑफ x1 निकाला उसमें से x1 डिवाइड किया और उसमें से x1 सब्ट्रैक्ट किया तो डेफिनेटली किसके इक्वल हो जाएगा सर, x2 के, f ऑफ x2 निकाला उसको x2 से डिवाइड किया और उसमें से x3 सब्ट्रैक्ट किया। सर आप ये कंक्लूड करना चाह रहे हो कि x2 नहीं, x3 नहीं स्टूडेंट्स, x2। इसी तरह से आप ये कंक्लूड करना चाह रहे हो कि x3 भी ले लेते हैं, मतलब f ऑफ x3 अपॉन x3 माइनस x3, तो वो भी इसके इक्वल होता, मतलब सारी वैल्यू सेम होती, मतलब फंक्शन एक स्पेशल केस डिनोट कर रहा है, एक नया सिनेरियो हमें दे रहा है कि अगर f ऑफ वो फंक्शन की वैल्यू निकालें किसी भी x पर, उसी वैल्यू से डिवाइड करके वही वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो सर वो फंक्शन सेम वैल्यू जनरेट करता है, मतलब x3 के लिए भी x4 के लिए भी सबके लिए वो सेम वैल्यू जनरेट करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन है जो
आपको काफ़ी क्लोज ले जा रहे हैं रिजल्ट के। मतलब मैं कह सकता हूँ सर ये सब एक सेम वैल्यू के इक्वल होंगे, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू कह सकता हूँ। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आ रही है। मैं कह सकता हूँ कि सारी एक आपको सेम वैल्यू देंगे जो सेम रिजल्ट होगा, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो इस फंक्शन को जनरलाइज करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सर उस फंक्शन में कहीं भी आप वैल्यू लो, उसको उसी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करो और उसमें से वही वैल्यू, मतलब उसको उसी वैल्यू से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करो, तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, लेट्स कॉल इट के फॉर अ वाइल, जहाँ पे मैं के क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, के इज नथिंग बट के इसके लिए लिया कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये के जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू। आई होप ये प्रॉब्लम, ये बात बहुत बॉदर नहीं करी आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन का एक बिहेवियर है, इस फंक्शन का एक पैटर्न है कि फंक्शन में कोई भी एक वैल्यू लो, उसको उसी वैल्यू से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करो, तो वो हमेशा वही सेम वैल्यू सब रिजल्ट जनरेट करता है। और अगर ऐसा करता है तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ही तो है, ये फंक्शन का एक पैटर्न है, फंक्शन का एक बिहेवियर है, और बिहेवियर ही तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है। और फंक्शन के डेफिनेशन से मैं काफ़ी क्लोज तक अब इस के को एलिमिनेट करके फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकता हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकता हूँ। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, पहले उस एक्स को उधर लेके जाता हूँ, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स को उधर लिखे गए तो हो जाएगा के प्लस एक्स। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स, एक्स को उधर मल्टीप्लाई किया तो फाइनली क्या मिलेगा, सोच के देखिए स्टूडेंट्स, एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया तो मैं एफ ऑफ एक्स डिफाइन करने वाला हूँ। एफ ऑफ एक्स हमें मिलता है स्टूडेंट्स क्या, एक्स को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, फिर के से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा के एक्स, तो मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो सर मुझे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा कुछ दिख रहा है, ये आपका फंक्शन है। लेकिन सर के तो हमारी एक एज्यूम्ड वैल्यू है ना, के से कैसे आप निजात पाएंगे। तो के को रिलीव करने का एक बड़ा आसान सा तरीका उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था आपसे कि सर एफ ऑफ वन जो है वो 2 के इक्वल है, यानी कि अगर आप x की वैल्यू 1 रख देते स्टूडेंट्स तो वो किसके इक्वल आता है, 2 के। यानी अगर मुझे जो दिया गया है वो क्या दिया है स्टूडेंट्स, मुझे बोला गया है कि जो f ऑफ 1 है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, 2 के। तो मैं x की जगह 1 रखता हूँ, तो f ऑफ 1 निकाला, x की जगह 1 रख देता हूँ। तो ध्यान से सुनना, x की जगह 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह 1 रखा तो कितना हो जाएगा f ऑफ 1, है ना। राइट हैंड साइड रखा तो कितना हो जाएगा, x की जगह 1 प्लस k इंटू 1 यानी 1 प्लस के। आई होप यू आर रियलाइजिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के। लेकिन सर f ऑफ 1 कितना दिया था उसने, f ऑफ 1 हमें 2 दिया था। तो अगर f ऑफ 1 की वैल्यू में 2 रिप्लेस करूँ तो 2 इज इक्वल टू k प्लस 1। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। 1 को इधर शिफ्ट किया तो k की वैल्यू कितनी आ जा रही है सर, k की वैल्यू आ जाती है 1। और जैसे ही k की वैल्यू 1 आती है, क्या मैं अब f ऑफ x को रीडिफाइन कर सकता हूँ। f ऑफ x की अब बेहतर लैंग्वेज, बेहतर डेफिनेशन k को डिस्कार्ड करते हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आई होप अब आप काफ़ी क्लोज हो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करने को लेकर। तो के की वैल्यू अगर जैसे मैं 1 रखता हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मैं एफ ऑफ एक्स क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, वो लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और जैसे ही आप एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर देते हैं, अब आपसे जो भी पूछा जाए एफ ऑफ एक्स से रिलेटेड वो आप निकाल सकते हैं इजीली स्टूडेंट्स। क्योंकि एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या पूछा जा रहा है, हमने कंक्लूड किया स्टूडेंट्स, हमने क्या कंक्लूड किया कि सर एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है आपका, एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सर पहला सवाल वो पूछ रहे हैं देन क्या क्या बातें ट्रू होंगी, देन क्या क्या बातें सही होंगी। तो पहला ऑप्शन, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। यस सर, इट इज इंडीड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की हाईएस्ट पार्ट 2 है जिसका कोफिशिएंट 1 है। क्लियरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, तो ऑप्शन ए तो सही है। सर वो ऑप्शन बी में पूछ रहा है f3 क्या 12 के इक्वल होगा, तो ठीक है सर 3 की वैल्यू रख देते हैं, मतलब x की जगह 3 रख देते हैं। तो अगर मैंने ऑप्शन ए चेक किया तो ऑप्शन बी के बारे में निकालते हैं, f ऑफ 3 कितना होगा। तो f ऑफ 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये हो जाएगा 3, 9 प्लस 3 कितना होता है 12। यस सर, ऑप्शन बी भी सही है, f ऑफ 3 कितना आ रहा है 12। तो बेशक सर ऑप्शन बी भी सही था। सो MSQ जब बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे क्लास जेईई एडवांस में, बेसिकली आपको MSQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन पर रिलाई मत करना, एक से ज्यादा ऑप्शंस प्रॉपर्ली वेरीफाई करना। ऑप्शन सी देखा, क्या ऑप्शन सी सीधा सीधा दिख रहा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। तो f ऑफ 0 क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, आई होप मुझे दिखाने या सिखाने की जरूरत नहीं है। f ऑफ 0 यानी 0 प्लस 0, और 0 प्लस 0 कितना होता है 0, यानी ऑप्शन सी भी सही है। अब जब वो कह रहा है ऑप्शन डी के बारे में, तो अभी फिलहाल चिंता मत करो ऑप्शन डी क्या होता है। मैं एक हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूँ आपको ऑप्शन डी के बारे में। ये
चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा बनेगा। ये मैं ऐसे कैसे बना दे रहे हो सर, आप क्या बात कर रहे हो, कुछ तो भी बना देते हो आप, एकदम से आपके दिमाग में आ जाता है कि यहाँ से पास हो रहा है, ऐसा हो रहा है, या आप कैसे कर लेते हो, ये आप भी सीख जाएंगे, चिंता मत करिए। जैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे आप सीख जाओगे। देखो मैं एक हल्का सा आइडिया देता हूँ कैसे बन रहा है। ये एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो अगर ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू क्या दे रहा है वो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से अगर एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन है ना। अगर मैं वाई इज इक्वल टू जीरो निकालूं तो क्या आ रहा है, एक्स एक्स प्लस, मतलब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूं तो एक्स एक्स प्लस वन जीरो आ रहा है, मतलब दो रूट्स आ रहे हैं, जीरो कॉमा माइनस वन। मतलब ये जो इसका ग्राफ बनेगा ना, पहली बात तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। दूसरी बात, इसके दो रूट्स आएंगे जीरो और माइनस वन, यानी एक ग्राफ एक्स एक्सिस को माइनस वन और जीरो पर इंटरसेक्ट करेगा। बस ये बातें अगर आप देख पाते हो तो आप किसी भी फंक्शन क्वाड्रेटिक का स्पेसिफिकली ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। और अगर ऐसा कर पा रहे हो स्टूडेंट्स तो मैं काफी हद तक आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब सर ये क्या नई टर्म लाए हो आप, डिफरेंशिएबल? अभी फिलहाल के लिए इस टर्म को छोड़ दो, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी एज अ कंसेप्ट पढ़ लेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे है और क्यों है। फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब होता है, अभी फिलहाल आपको बस इतना कह दे रहा हूँ कि वो डिफरेंशिएशन उसका निकाला जा सकता है। खैर वो इतनी छोटी सी डेफिनेशन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हम डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी जब हम पढ़ेंगे, लिमिट्स और कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, यानी कैलकुलस जब शुरू करेंगे तब पढ़ाऊंगा। तो ऑप्शन डी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ऑल दो मेरे नॉलेज से, क्योंकि मुझे पता है डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, तो मैं कह दे रहा हूँ जब वो कह रहा है फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। वो क्यों है ये हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते वक्त पढ़ेंगे, तो ऑप्शन डी आपका गलत होगा कि फंक्शन पूरे तरीके से डिफरेंशिएबल है तो मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये गलत बात है ना। तो मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा ऑप्शन ए, बी और सी सही है, डी गलत है। डी क्यों गलत है आप पढ़ेंगे, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बट आई थिंक ऑप्शन ए, बी और सी तो आपको समझ आए। मोर इंपॉर्टेंटली जब ऐसा कुछ दिया जाए तो याद है ना स्टूडेंट्स, हमने सीखा है कि कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ट्रिकी सोचना पड़ेगा, और वैसा कुछ ट्रिकी सोच के, जैसे अल्फा और बीटा से रिप्लेस किया, वैसा कुछ सोच के फाइनली हमें एक पैटर्न, एक बिहेवियर, एक सीक्वेंस, एक सेट पैराडाइम देखना पड़ेगा कि उस बेसिस पे हम कंक्लूड कर पाए कि इसका बिहेवियर कैसा है। हम सोच पा रहे थे कि सर ये सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है, मतलब मैं कंक्लूड कर पाया कि सर कोई भी वैल्यू पास करो आप एफ ऑफ एक्स में, तो उसका पैटर्न है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स हमेशा एक सेम वैल्यू, एक सेम फिक्स्ड वैल्यू देता है। और उसी जनरलाइजेशन के बेसिस पे और एक गिवन प्रॉपर्टी की हेल्प से, कि उसने बोला था आपको एफ ऑफ वन टू के इक्वल है, तो एक्स की जगह वन रखा तो के की वैल्यू हमें पता आ गई वन, और उससे हमने एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया, और जैसे ही एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया तो हम सारे ऑप्शन फटाफट चेक कर पाए, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, और इस बेसिस पे हम चेक कर पाए। ऑप्शन डी भी देखना है ना, तो ऑप्शन डी के लिए अभी बस बता दे रहा हूँ, हालांकि घबराना मत, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है, अभी सुन लेना बस, घबराना मत, नहीं भी समझ आए तो भूल जाना कि ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन के वक्त हम पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का अभी फिलहाल आपको जितना समझने में आना चाहिए उसके लिए मतलब होता है, क्या इस फंक्शन पे हर जगह कोई टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? हाँ सर, कोई एक यूनिक टेंजेंट मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो आप हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट बना पाओगे, हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट बन जाएगी, और अगर इसके हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट बन सकती है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कोई पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे टेंजेंट नहीं बन पाती, उसकी मैं टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाता, तो मैं कहता है डिफरेंशिएबल नहीं है। पर ये ग्राफ हर जगह टेंजेंट बनाई जा सकती है इस ग्राफ पे, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन डी नहीं समझ आया होगा, जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तब समझ आएगा, तो अभी भूल जाओ। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, और यही जेईई मेंस और एडवांस आपके लिए करता है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, आसान सा था, बट सोचते आना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे वर्कआउट करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। देखो क्या लिख रहा है इस क्वेश्चन में, वो सीधी सी चीज लिख दे रहा है क्लास की, इफ 13 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 25 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 271, देन ये ऑब्वियसली हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की क्या वैल्यू इज और आर, मतलब ऑब्वियसली एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, वो फाइनली इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक गलती जो हम जनरली कर सकते हैं वो ये स्टूडेंट्स, एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। मैं ये कह रहा हूँ अगर गलती आप ये क्या कर सकते थे, यहाँ पे गलती एक छोटी सी हो सकती थी या अप्रोच ही हो सकती है कि आप सोचे ग्रेटेस्ट इंटीजर की टर्म्स में बाकी चीजें एक्सप्रेस कर दें, मतलब ग्रेट इंटीजर एक्स को बाकी चीजों की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें। बट मेरा सजेशन है कि आप ऐसा सोचो कि सर हमने एक चीज बड़ी सिंपल सी पढ़ रखी है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच होता है तो इस बेसिस पर हम काफी कुछ कर सकते हैं। देखो सजेशन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। सजेशन ये होगा स्टूडेंट्स कि मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूं, ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है 13 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स
प्लस फिर क्या लिखा हुआ है सर, फिर लिखा हुआ है 25 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, नेक्स्ट लिखा हुआ है 25 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई बिलीव इट्स 271 है ना, तो दिस इज 271, तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है। सर एक काम करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को बाकी टर्म्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसे 25 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, तो कितना हो जाएगा 271 माइनस 13 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और अगर इस 25 को भी उधर लेकर जाएं स्टूडेंट्स तो आई होप बताने की जरूरत नहीं है, ये 25 डिवीजन में ऐसा कुछ हो जाएगा। वही सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हमने तो सीखा है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो होता है सर वो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, यही प्रॉपर्टी यूज करें तो कहना है ऐसे ये जो पार्ट है ये भी 0 से 1 के बीच होगा। ये पार्ट मतलब क्या सर, आप कहना चाह रहे हो कि ये जो है 271 माइनस कितना है स्टूडेंट्स, माइनस 13 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 25। सर ये जो आपकी वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगी, बिल्कुल सही, ये वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच लाई करेगी। तीनों तरफ अगर मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 0 0, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो साइंस हमारे सेम रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे, ये हो जाएगा 271 माइनस 13 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इधर कितना हो जाने वाला है 25 इंटू 1 दैट्स 25। आई होप ये बात आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही और समझ आ रहा है। सर एक काम करते हैं, तीनों तरफ 271 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर तीनों तरफ 271 सब्ट्रैक्ट किया तो डू यू रियलाइज नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो जाने वाली है सर, ये हो जाएगा माइनस 271 है ना, सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हो जाएगा कितना 271 माइनस 271 0, तो ये हो जाएगा माइनस 13 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। 271 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 71 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया। बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे सोच लो 271 माइनस 25, नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। मैंने हमेशा से सोचना सीखा है स्टूडेंट्स कि नेगेटिव जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो इसको उल्टा सोचो, एडिशन के टर्म्स में सोचो, मतलब इसको वर्बली करना, मेंटली इंट्यूटिवली, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 25 में क्या ऐड करें कि 75 आ जाए, 200 तो होने वाला है, 75 71 तक पहुँचने के लिए क्या किया सर, 25 प्लस 25 50 होता है, 50 में 20 और ऐड किया तो 70 है ना, और 1 और ऐड किया तो 25 प्लस 20 प्लस 1, 25 प्लस 20 होता है 45, 45 प्लस 1 होता है 46, यानी जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 46। ये मेंटली होना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना, तो मैं क्या कहूँगा इस तरफ आने वाला है माइनस 246। आई होप ये बात आपको समझ आई। सर तीनों तरफ माइनस 13 से डिवाइड करते हैं, जैसे ही आप माइनस 13 से डिवाइड करेंगे, डू यू रियलाइज नेगेटिव 13 से डिवाइड करना मतलब आप इसका साइन इन्वर्ट कर देंगे, तो सबसे पहला चेंज जो होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सोचिए, ये 271 ही रहेगा, वो 246 ही रहेगा, और ये 13 मतलब देखो क्या कहने वाला हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं 271 246, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, माइनस 271, आई होप ये दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाय माइनस 13, इधर क्या दिख रहा है माइनस 13 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 13, और इस तरफ क्या दिख रहा है सर, इस तरफ दिख रहा है 246 है ना, माइनस 246 अपॉन माइनस 13। बट सर जो साइन अभी हुआ करते थे ये लेस देन इक्वल टू और लेस देन, ये इन्वर्ट हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो अब जो होगा वो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों किया हमने और ऐसा करने का रीजन क्या है। लेकिन सर एक छोटी सी चीज़ 271 और 246 से लिखा है, बिल्कुल सही। अब सर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन की अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस चीज़ को कैंसिल कर दीजिए, क्या कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट से कैंसिल, ये तो आई थिंक पूरा माइनस 13 ही इस माइनस 13 को कैंसिल कर देगा, तो ये बस ग्रेटर जीरो ऑफ एक्स बचेगा, ये भी नेगेटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ आपका एक्सप्रेशन बचेगा। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बारे में क्या प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मैं वो कहने वाला हूँ। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ऐसे ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता हूँ, सोच के देखो। मैं पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ, देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो 13 का डबल होता है 26 है ना, 13 का डबल होता है 26, लेकिन ये 26 तक तो जा नहीं पाए, 24 ही है, तो 13 का 1 टाइम्स है ना, तो 13 का 1 टाइम्स होता है 13, और 24 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जा रहा है कितना, 24 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो आई थिंक ये हो जा रहा है 11, क्या आपको दिख रहा है 11 कैसे हो रहा है, 23 माइनस 13 होता है 10, ये 24 माइनस 13 यानी 11, ये हो जा रहा है 116, और अगर आप 116 सोचें तो 117 होता है 13 का 9 टाइम्स, आई होप यू रिमेंबर, 13 का 10 होता है 130, 13 का 9 टाइम्स होता है 117, लेकिन ये आ रहा है 116, तो डू यू रियलाइज 13 का 9 टाइम्स अगर 117 है तो 116 13 का 8 पॉइंट कुछ होगा, मतलब 18 पॉइंट कुछ होगा, हम उस पॉइंट में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ डेसिमल वैल्यू में, 18 पॉइंट समथिंग कुछ होगा है ना, यहाँ पे कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू आएगी, मतलब मैं कह रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो 18 पॉइंट समथिंग से तो कुछ बड़ा ही होगा। सर इसके अलावा सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किसके इक्वल या उससे छोटा होगा, सर वो इसके इक्वल या इससे छोटा होगा, ये क्या कहना चाह रहे हो सर, 13 का डबल होता है 26,
तो ये हो जा रहा है 26, रिमाइंडर कितना 1, 1 यानी 11। अब 11 तो डिविजिबल है नहीं सर, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। ये क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स 2, बच रहा है 11। 11 को कैंसिल करने के लिए, मतलब 11 को डिवाइड करने के लिए मैं एक 0 अपेंड करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 0, फिर डेसिमल लगाऊंगा और फिर वो कुछ वैल्यू आएगी। हम उन डेसिमल वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 18 पॉइंट समथिंग से 20 पॉइंट समथिंग तक चल रही है, और 20 पॉइंट समथिंग इंक्लूडेड है। मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो 18 पॉइंट समथिंग से तो बड़ा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं इसको और सिंपल करके लिखता हूँ स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो एक्स है वो 18 पॉइंट समथिंग से तो बड़ा है और हमेशा 20 के इक्वल या 20 पॉइंट समथिंग से छोटा है। आप एक बात समझो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा सर, ये पॉइंट हमेशा आप याद रखिए कि सर ये वैल्यू हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही होगी, ये हमेशा एक इंटीजर होगा। और अगर ये एक इंटीजर है तो 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा इंटीजर सर मेरे दिमाग में आ रहा है 19, 20, 21, 23 ऐसे, है ना सर। लेकिन ये 20 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा। 20 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर कौन होता है सर, 20, 19, 18 ऐसा। तो कहना है इसे आप फाइनली कंक्लूड करोगे कि 18 पॉइंट से बड़ा इंटीजर होते हैं 19, 20 ऐसा कुछ, और 20 से छोटे 20 पॉइंट समथिंग से छोटे होते हैं 20, 19 ऐसे। तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 19 और 20। एंड इस बेसिस पे आप कंक्लूड करोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी सर वो होगी 19 एंड 20। 19 एंड 20 मतलब कौन कौन से ऑप्शन स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप एक आसान सा क्वेश्चन था जिसे इजीली सोचा जा सकता था, बट ट्रिकी पार्ट ये था कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को सोचना शुरू करिए। आप हमेशा याद रखिए कि ऐसे सोचना आप सीख पाए। अलॉन्ग विद दैट एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कैसे वर्कआउट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा 18 पॉइंट से बड़ा था और 20 पॉइंट से छोटा था, तो वो 18 पॉइंट से बड़ा कोई इंटीजर यानी 19, 20, 21, 22, और 20 पॉइंट समथिंग से छोटा तो कौन होगा 20, 19, 18। तो उन दोनों के बीच में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ दो हैं, 19 और 20, यानी दो वैल्यूज़ हम मार्क करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू के तौर पर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आया और वहां तक कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स वाला यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा, एक फ्रेश सा कंसेप्ट जो अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है वो भी, प्लस ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग। तो एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे साथ में। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो समझो क्या कह रहा है, 0 हमारा एक ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है सर, और एक सी पॉइंट है पाई कॉमा 0। देख लेंगे सर ये जो भी है, ये ओ और सी कोई पॉइंट है। बी द गिवन पॉइंट्स इफ लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की कोई लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू है जो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। सर ये लीस्ट और ग्रेटेस्ट भी देख लेंगे, हमें नहीं पता अभी, हम कुछ जानना नहीं चाह रहे, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि cos 2x और mod of sin x ये फंक्शंस इक्वल हैं। ये जहां जहां इक्वल होंगे वहां वहां उन सारी वैल्यूज पर, किस किस के बीच स्टूडेंट्स, -π/2 और पाई के बीच, -π/2 और पाई के बीच, ये दोनों ग्राफ्स जहां इक्वल होंगे। क्या आप सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स, दो ग्राफ्स इक्वल कब होते हैं? दो ग्राफ्स इक्वल होने का मतलब क्या है, मान लो ये एक कर्व है ना, और एक कर्व कुछ ऐसा सा जा रहा है, तो ये दो कर्व्स कहाँ कहाँ इक्वल है सर, ये कर्व एक तो यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है और यहाँ इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या है कि सर इस पॉइंट, ये पॉइंट इस वाले कर्व पर भी एग्जिस्ट करता है और इस वाले कर्व पर भी एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट क्या हो गया सर, ये पॉइंट इस पर भी एग्जिस्ट करता है और इस पर भी एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट की खास बात क्या है, वो इस पर भी है और वो इस पर भी है, मतलब ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो वही तो बात वो पूछ रहा है, वही तो पूछ रहा है कि सर mod of sin x और cos 2x x की कुछ वैल्यूज के लिए इस डोमेन में इक्वल हैं, मतलब वो कॉमन पॉइंट है, वो पॉइंट इस ग्राफ पे भी एग्जिस्ट करता है, इस ग्राफ पे भी एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही मैंने टर्म यूज की ग्राफ पर एग्जिस्ट करना, मतलब हमें बनाने पड़ेंगे इन दोनों के क्या स्टूडेंट्स, हमें बनाने होंगे इन दोनों के ग्राफ्स। तो वहीं से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। पहले बनाते हैं mod of sin x का ग्राफ, फिर बनाएंगे cos of 2x का ग्राफ, फिर वो कॉमन पॉइंट्स ढूंढेंगे। बाय द वे ग्राफ मुझे पूरा नहीं बनाना है, मुझे ग्राफ सिर्फ -π/2 से पाई तक बनाना है। चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत टफ पार्ट नहीं, बाकी क्वेश्चन देखेंगे, वो जो भी पूछ रहे हैं वो सारी चीजें निकाल लेंगे। ट्रिकी पार्ट है इस वाले पार्ट को वर्कआउट करना, वो कॉमन पॉइंट्स निकाल पाना। तो कोशिश करते हैं क्लास, -π/2 से पाई के बीच में। मैं पहले तो mod of sin x से पहले से sin x का ग्राफ बना लेना चाहता हूं। तो -π/2 से पाई तक sin x का ग्राफ कैसा दिखता है सर, -π/2 से π/2 तक बहुत प्रिसाइजली बना तो नहीं पाऊंगा, बट कोशिश करिए कि आप जितना एक्यूरेट अपने ग्राफ को रख पाए रखें स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए, है ना। तो मान लेते हैं सर कि sin x कैसा चलता है, सर sin x कुछ ऐसा चलता है,
ये चल रहा होता है सर साइन एक्स, है ना, ऐसा कुछ सा चल रहा होता है। लेकिन सर ये तो साइन एक्स है। अब हमने सीखा है ऑब्वियसली साइन एक्स से क्या स्टूडेंट्स, ये होगा माइनस पाई, ये होगा आपका 0, ये हो जाएगा पाई, हो जाएगा 2 पाई, ऐसा चलता चला जाएगा। लेकिन आपको तो सिर्फ माइनस पाई बाई 2 से पाई तक ही चाहिए। मैं तो बस एक छोटी सी बात कह रहा हूँ स्टूडेंट्स आपसे कि सर अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो मॉड ऑफ साइन एक्स में क्या होगा सर, साइन एक्स का पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो साइन एक्स का नेगेटिव पार्ट है, जो एक्स एक्सिस के नीचे है, जो वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जो पार्ट नेगेटिव है, जो भी पार्ट नेगेटिव है वो रिफ्लेक्ट होके एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, मतलब वाई एक्सिस की पॉजिटिव पार्ट पर आ जाएगा। मतलब ये पार्ट यहाँ से हट जाएगा और इसकी मिरर इमेज बन जाएगी ऐसी, ये पार्ट भी यहाँ से हट जाएगा और इसकी मिरर इमेज बन जाएगी ऐसी। हालांकि मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ पाई बाई 2 से पाई तक ही चाहिए। मतलब मुझे सिर्फ ये इतना पार्ट और इतना पार्ट चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, इसको फिर से प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूँ, तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा स्टूडेंट, सोच के दिखेगा। मैं आपके सामने बनाने वाला हूँ मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग से चीज़ है स्टूडेंट्स, सुनना। मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। जैसे ये होगा माइनस पाई पॉइंट, ये होगा माइनस पाई बाई 2, ये होगा 0, ये होगा आपका ऑब्वियसली पाई बाई 2 और ये होगा पाई। क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है स्टूडेंट्स कि वो ग्राफ ऐसा और ऐसा ही बनेगा? आई होप बहुत हद तक हमने काफ़ी सही बनाया है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो थोड़ा सा मैंने पाई थोड़ा पास ले लिया, तो इस पाई को थोड़ा दूर कर देते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक ये डिस्टेंस इतनी है तो ये भी इतनी होनी चाहिए, तो आई थिंक पाई यहाँ ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा और ये भी कुछ ऐसा सा बनेगा। आई होप अभी काफ़ी हद तक सही है। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना। ये आपका कौन सा ग्राफ है स्टूडेंट्स? ये आपका ग्राफ है मॉड ऑफ साइन एक्स का। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हालांकि मैंने वो माइनस पाई से पाई तक बनाया। आपका जो मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि आप तो सिर्फ सर यहाँ से देखेंगे, आप ग्राफ कहाँ से कंसिडर करेंगे, माइनस पाई बाई 2 से ये पाई तक। तो ये आपका ओवरऑल ग्राफ है जो मैंने वाइट रीजन में बनाया है। आई होप ये आपको बहुत बॉदर नहीं करे और चीज़ें आपको समझ आ रही हैं इजीली। सर इसी बेसिस पे अब अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, आगे और चीज़ें निकालना चाहूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है सर मुझे एक और ग्राफ प्लॉट करना है cos 2x का। सर cos 2x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेकिन cos 2x को पहले समझते हैं कि cos 2x कैसे बिहेव कर रहा होगा। सोच के देखो स्टूडेंट्स, cos 2x में चीज़ें कैसी हो जाएंगी। याद करो स्टूडेंट्स, हमने सीखा है अगर f ऑफ x का ग्राफ दे दिया जाए तो f ऑफ ax के ग्राफ में क्या होता है, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? सोच के देखो, अगर अभी भी क्लिक नहीं कर रहा तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सोच के देखना। cos 2x का ग्राफ बनाना है ना। अगेन हम कहाँ से तो बनाते हैं, पहले cos x का ग्राफ समझते हैं स्टूडेंट, सोच के देखना। सर cos x की वैल्यूज हमें याद है, उन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे सोचेंगे कि cos 2x कैसे बिहेव करेगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स उठा लो स्टूडेंट, जैसे कि क्या, जैसे कि कुछ ऐसा, जैसे समझो 0 उठा लेते हैं और लेट्स से पाई बाई 2 उठा लेते हैं और पाई उठा लेते हैं, है ना। अब समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, cos 2x होने की वजह से क्या होगा, ऐसे समझो सर cos 2x, cos 0 क्या होता है 1, तो cos 2 इंटू 0 भी क्या होगा 1, तो यहाँ पे तो ये क्या पॉइंट होगा 1, तो यहाँ पे तो ये 1 से पास होगा। मैं वो पॉइंट्स बना ले रहा हूँ। अब cos 2x पाई बाई 2 पे क्या होगा सर, एक बीच में और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से पाई बाई 4। पाई बाई 4 पे क्या होगा वो सोचना। सर पाई बाई 4, जैसे ही पाई बाई 4 रखोगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 2 यानी पाई बाई 2। और cos पाई बाई 2 कितना होता है सर, cos पाई बाई 2 होता है 0। तो ये ग्राफ यहीं 0 हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? सर cos पाई बाई 2 मतलब cos पाई बाई 2 नहीं है, cos 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो cos पाई, और cos पाई कितना होता है -1। तो ये ग्राफ यहीं पे नीचे चला जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? फिर वापस जो ये आप यहाँ पे आता है क्या, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे वापस वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0, और पाई पे कितना हो जाएगा ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, वो कितना 1। क्या आपको ये बात समझ आ रही है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सोचो 3 पाई बाई 2 पे कितना होगा, 3 पाई बाई 2 एक्चुअली इक्वल होगा 2 से 2 कैंसिल 3 पाई के इक्वल। आई होप मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, आई एम रियली सॉरी। ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 तो आगे आएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट पार्ट स्टूडेंट्स। पाई बाई 2 के बाद पाई बाई 2 में पाई बाई 4 ऐड होगा, 3 पाई बाई 2 नहीं होगा, वो पाई बाई 2 के मल्टीपल में चला गया। ये होता है पाई बाई 4, ये पाई बाई 2 है ना। यहाँ पे होएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, क्योंकि ये पाई बाई 4 डिस्टेंस है ना। मैं और छोटा करके देख रहा हूँ उसको, पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4, इन्हें पाई के 4 हिस्से की। तो पाई बाई 4 यहाँ पे देखा, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कितना होगा, 3 पाई बाई 4। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, दिस विल बी 3 पाई बाई 4 इंस्टेड ऑफ 3 पाई बाई 2। वो तो और आगे आता है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ पा रहे हो। 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा सोच के देखो, 3 पाई बाई 4, जैसे ही 3 पाई बाई 4 लिखा तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2, है ना। तो 3 पाई बाई 2 पे कॉस कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉस हो जाता है 0, तो हो जाएगा 0। और फिर पाई पे सोचो, ये पाई नहीं है, अब पाई जैसे ही रखा तो हो जा रहा है 2 पाई, और 2 पाई पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई पे वापस कितना हो जाएगा सर, 2 पाई पे वापस ये ऐसा कुछ हो जाता है। मतलब वो बेसिकली पाई है लेकिन 2 मल्टीप्लाई होने की वजह से पाई। तो आपको समझ आया स्टूडेंट? सिमिलरली अगर मैं सोचना चाहूँ तो यहाँ पे भी ग्राफ कैसा दिखेगा सर, ये अगर पाई बाई 4 है तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 4 से गुजरेगा 0 से होते हुए, और पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ये सारी वैल्यूज़ को लेकर आई थिंक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या
ज़्यादा डायलेमा क्रिएट नहीं हो रहा है और यही सारी वैल्यूज़ आपको इजीली समझ आ रही है। मतलब आप देख पा रहे हो कॉस्ट का ग्राफ, जो एक्चुअली कॉस्ट का ग्राफ चलता था वो कैसे चलता था। याद करो स्टूडेंट्स, कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा हुआ करता था सर, -π/2 से आता था और π/2 तक जाता था, फिर π/2 से जाते जाते पाई पे -1 होता था। लेकिन जो एक्चुअल ग्राफ है अब cos 2x में वो कंप्रेस हो गया। यही तो बात हमने की थी कि सर अगर आप देखो तो जो ओरिजिनल ग्राफ होता है अब वो ग्राफ कितना कंप्रेस हो गया है, वो हाफ हो गया है। क्या आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? तो डेफिनेटली ये होता है जब आप a से मल्टीप्लाई करते हो और अगर a ग्रेटर देन 1 होता है तो डेफिनेटली जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कंप्रेस हो जाता है। ये बात हमने सीखी थी, बस वही बात हम अप्लाई करेंगे। हम ये जो cos 2x का ग्राफ है ये वहाँ ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब हम cos 2x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़े सिंपल से पॉइंट्स बना लेते हैं हम। हमारे पास कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स क्या क्या हैं सर, हमें π/4 की भी ज़रूरत लगने वाली है, हमें 3π/4 की भी ज़रूरत लगने वाली है सर, यहाँ भी -π/4 मुझे लगेगा क्योंकि -π/2 तक जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे डेफिनेटली लगने वाले हैं। और जो मैंने सीखा सर cos 2x के ग्राफ को देख के, तो π/4 और फिर π/2 और 3π/4। तो पहले π/4 से π/4 तक इसे बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एक्यूरेट होने की कोशिश करिएगा, है ना। π/4 से ऐसे कुछ जा रहा होगा ये ग्राफ और π/4 पर आ जाएगा। थोड़ा और प्रॉपर्ली से बना लेते हैं, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। फिर π/2 से, आई होप यू आर रियलाइजिंग माई पॉइंट, फिर वापस क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, π/2 पे -1 अचीव करेगा और फिर 3π/4 पर 0 अचीव करेगा, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये वापस कुछ ऐसा सा ये ग्राफ होगा और ये ऐसी कहानी दोहराता चला जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा सा चलता चला जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ यहीं नहीं रुकना है, मुझे थोड़ा सा इसको यहाँ भी लाना है क्योंकि मुझे -π/2 से पाई तक देखना है। तो ये आपके ओवरऑल दो ग्राफ्स हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं वाला पार्ट हटा ही देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप कुछ भी डायलेमा में ना रहें। और ये आपके दो ग्राफ्स हैं, है ना, ये आपके दोनों ग्राफ्स हैं। आई होप आप रियलाइज़ कर पा रहे हो और चीज़ें देख पा रहे हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आई थिंक ये जो ग्राफ है ये आपका कौन सा ग्राफ था, ये आपका sin x का ग्राफ है, रादर mod sin x का ग्राफ है। तो ये जो वाइट से है स्टूडेंट्स, ये कौन सा ग्राफ है, ये mod ऑफ sin x का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, ये cos 2x का ग्राफ है। अब ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया स्टूडेंट्स क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिगर आउट करना चाह रहा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना चाह रहा था। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब जब आप देखेंगे तो आपको सीधे सीधे दिखना शुरू होगा कि सर ये जो पॉइंट है, एक तो आपका पॉइंट आएगा ये वाला, एक आएगा ये भी वहीं होगा स्टूडेंट्स, वो बस मैंने प्रॉपर्ली बनाया नहीं, और ये एक पॉइंट होगा। मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये आपका जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हम सीख रहे हैं। सर ये π/4 से थोड़ा पहले आएगा, क्योंकि ये π/4 है तो ये π/4 से थोड़ा पहले आएगा। यहाँ भी उतना ही नेगेटिव आएगा, बस मैंने बहुत एक्यूरेटली बनाया ही नहीं है इसलिए ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो जितना ये उस तरफ है उतना ही ये इस तरफ भी है। सिमिलरली ये ऐसा का ऐसा 3π/4 से उतना ही आगे की तरफ है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ये वो x की वैल्यूज है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। एक छोटा सा थॉट लेके समझाता हूँ स्टूडेंट्स कि क्या हम सोच सकते हैं कि sin x और cos 2x कब इक्वल होंगे। ज़रा सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू होती है 0, तो 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं इक्वल होंगे। कौन कौन की बात की जा रही है सर? सर दो वैल्यूज़ की बात हो रही है, cos 2x और sin x की, रादर mod sin x की। एनीवे वो पॉजिटिव ही बना के रखना है। तो मैं एक छोटा सा थॉट लेता हूँ कि sin x cos 2x के कब इक्वल होता है, बस उस चीज़ से शायद मैं काफ़ी क्लोज आंसर निकाल पाऊँ। तो मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट में काम करना चाह रहा हूँ। मुझे वो एंगल चाहिए स्टूडेंट्स। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं पढ़ी हैं। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। बट चूंकि फंक्शंस में एज अ कंसेप्ट ग्राफ्स यूज़ होते हैं और ग्राफ्स में ट्रिगो भी यूज़ होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी मिस अलाइन हो रही है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना, बस थोड़ी सी चीज़ें सोचना। मैं वो वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ x की जिसके लिए sin x और cos 2x इक्वल हो, है ना। छोटा सा कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करवाना चाह रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए अगर इस कंसेप्ट को मैं नहीं भी समझाऊँ तो चलेगा स्टूडेंट। जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सोचा जा सकता है। बस अभी के लिए इतना समझ लो स्टूडेंट्स कि अगर आप π/6 यूज़ करें, अगर आप π/6 यूज़ करें, अभी मैं सीधे कंक्लूजन दे दे रहा हूँ, अभी मैं आपको सीधे रिजल्ट दे दे रहा हूँ। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि ये कैसे मैंने निकाला, बट फिलहाल अगर मैं समझाने गया तो बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे और वापस हमको ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रिगो अभी एज अ चैप्टर हम पढ़ना शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है वहीं हम ट्रिगो से शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट्स कि sin x और cos 2x कब इक्वल होते हैं। तो अभी फिलहाल मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि π/6 वो वैल्यू होती है जैसे इस पैटर्न पर इक्वल होते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, देखो sin π/6 कितना होता है स्टूडेंट, sin π/6 यानी 30 डिग्री, है ना। और cos 2x मतलब cos 2 × π/6 यानी वो कितना हो जाएगा π/3। तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है π/6 यानी 30 और वो होता है 60। तो sin 30 और cos 60 इक्वल होता है, क्योंकि sin 30 कितना होता है 1/2 और cos 60 भी कितना होता है 1/2, यानी जो वैल्यू होगी π/6 होगी। ऑल्दो ये π/6 कैसे आया ये मैं सिखा दूंगा,
लेकिन कब, जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए से बस याद रखो कि π/6 पर ये सिनेरियो होता है। यानी मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है π/6। आई होप बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है -π/6। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये है -π/6। आई होप आपको समझ आ रहा है। सिमिलरली सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी सिमेट्रिकल होगा। यानी अगर सोच के देखो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 0 से π/6 डिस्टेंस आगे है तो ये पाई से π/6 डिस्टेंस पीछे होगा, क्योंकि जैसा 0 है वैसा ही पाई है। अगर ये 0 से π/6 डिस्टेंस पीछे है तो ये जो पॉइंट होगा ये पाई से π/6 डिस्टेंस पीछे होगा, मतलब पाई माइनस π/6। और पाई में से अगर π/6 सब्ट्रैक्ट किया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 π/6। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? पाई माइनस π/6 तो हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 यानी 5 π/6। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। अगर नहीं भी समझ आ रहे तो कंफ्यूज मत होना, बस ये बातें याद रखना जो मैंने कही है। मैंने क्या कहा कि सर π/6 वो पॉइंट होता है जहां पर sin x और cos 2x इक्वल होते हैं, या फिर mod sin x और cos 2x इक्वल होते हैं। उस बेसिस पे मैं कहूंगा कि जितना π/6 आप आगे गए उतना ही π/6 पीछे भी आएंगे, वहां भी इक्वल होगा, मतलब -π/6 पे भी इक्वल होगा। सिमिलरली वही बात यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। सर 0 से π/6 पीछे आए तो सेम हुआ, तो सर पाई से भी π/6 पीछे आओगे तो भी वो इक्वल मिलेगा, और पाई में से π/6 सब्ट्रैक्ट किया तो इस पॉइंट की वैल्यू आती है 5 π/6। ऐसा क्यों किया अब सुनना ध्यान से, बस यही हमारा क्रक्स है। इस बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर ये वाले पार्ट में कंफ्यूजन है तो घबराना मत, ट्रिगो में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट हम समझेंगे, है ना, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट जो समझ में आना चाहिए वो ये पार्ट जो अब मैं बनाने वाला हूँ। बहुत ध्यान सुना, दो पार्ट जरूर समझ में आने चाहिए थे स्टूडेंट्स की cos 2x का ग्राफ कैसे बनता है, mod sin x का ग्राफ कैसे बनता है, दो चीजें, और अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझना चाहिए। ये पार्ट अगर अभी नहीं भी क्लियर हो रहा है तो स्किप करो, इस वाले पार्ट को हम ट्रिगो में डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं वापस आता हूं, वो क्या कह रहा था सुनना। वो बोल रहे हैं लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई कर रही है वो है a और b। तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, लीस्ट वैल्यू क्या है? सर जो x की सबसे छोटी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है, सर देखो x की 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। कौन सी? एक तो यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है और एक यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है सर? π/6। यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो कितनी थी? π/6, मतलब ये -π/6 से π/6। और ये कितनी थी सर? ये थी 5 π/6। तो जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x में देखूंगा तो लीस्ट वैल्यू होगी -π/6 और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 5 π/6। यानी जो a और b की आपको वैल्यू मिली स्टूडेंट्स, जो a और b की वैल्यू मिली वो कौन सी वैल्यू मिलेंगी स्टूडेंट्स? -π/6, 0 क्योंकि ये x एक्सिस पर है, और 5 π/6, 0। मतलब अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो बहुत ध्यान से सुनना क्लास, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब ग्राफ पे आओ, ग्राफ पे चीजें समझना। सर यहाँ कहीं लेट्स से मान लेते हैं होगा क्या? -π/6, 0। उनके अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉइंट है सर? ये पॉइंट है ए। आई होप ये समझ आ रहा है। सिमिलरली यहाँ कहीं है सर लेट्स से 5 π/6, यहाँ कहीं है लेट्स से 5 π/6, और ये पॉइंट क्या है? 5 π/6, 0, और इसको वो कहता है बी। सिमिलरली उसने दो पॉइंट्स और कहे थे स्टूडेंट्स। एक पॉइंट तो कहा था ओरिजिन, जिसे उसने कहा था 0,0, तो एक पॉइंट तो उसने कहा था ओरिजिन 0,0 और एक कहा था सी π,0। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अच्छा, वो कह रहा था लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x satisfies this equation represents the point a and b, है ना, तो पॉइंट a and b, है ना, इन व्हाट? इन -π/2 इन पाई। तो वो a और b वो जो पॉइंट्स है वो कहाँ है? वो रादर ये a और b नहीं है, वो a और b आपके मिलेंगे वहां पे। कहाँ पे स्टूडेंट्स? ये a और b के नहीं है पॉइंट्स, ये तो x और y, मतलब ये जो a और b का जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू। अगर आप ग्राफ पे ढूंढें तो -π/6 और 5 π/6 पे वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स? 1/2, है ना। तो हम जाएंगे ऊपर 1/2 यूनिट्स ऊपर, मतलब अगर ये पॉइंट 1 था तो हम जाएंगे 1/2 यूनिट्स ऊपर, और ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट कितना होगा सर? ये पॉइंट होगा -π/6, 1/2। तो ये पॉइंट होगा आपका पॉइंट ए। ये आपकी लीस्ट वैल्यू है जहाँ पर आपको ग्राफ की वैल्यू मिल रही थी, और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप आएँ ऊपर वही 1/2 यूनिट्स ऊपर, तो ये आपका पॉइंट होगा 5 π/6, 1/2, और ये पॉइंट होगा आपका बी। आई होप आपको एक कोऑर्डिनेट समझ आ रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है 1/2, ये y एक्सिस पे जो वैल्यू है ये वैल्यू है 1/2। आई होप आपको a और b बहुत अच्छे से समझ आए। इसी तर्ज पर अगर मैं आगे आपको समझाना चाहूँ तो वो क्या कह रहे हैं सर? दो पॉइंट्स और हैं, कौन कौन से? o एंड c। o कौन सा है सर? o क्लियरली ओरिजिन है, तो o आपका ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये आपका o है जिसे वो क्लियरली 0,0 कह रहा है। और सर एक और पॉइंट है, कौन सा? c। c कौन सा पॉइंट है सर? c है π,0। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये था 5 π/6, देखो याद करो स्टूडेंट्स, ये क्या था? 5 π/6, और 5 π/6 से π/6 डिस्टेंस आगे कौन था? पाई। तो 5 π/6 से, बहुत ध्यान से सुनना, दैट्स द मोस्ट ट्रिकी पार्ट, 5 π/6 से अगर मैं π/6 डिस्टेंस आगे आऊं, है ना, अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हटा दूं,
इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो ये पॉइंट है आपका 5π/6 है ना। ये पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, ये था -π/6 और ये पॉइंट था आपका 5π/6। तो 5π/6 से π/6 डिस्टेंस अगर मैं आ गया हूं तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा जो कि क्या होगा आपका C, जिसे आप कहोगे π,0। आई होप आपको ये बात समझ आई। और इस बेसिस पे अगर मैं A, B, O और C को मिलाऊं, अगर मैं A, B, O और C को मिलाऊं तो देखो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये मिलेगा आपका A और O, फिर ये बन जा रहा है आपका A और B, फिर ये बन जा रहा है B और C, और ये बन जा रहा है आपका O और C। और मैं कहूँगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। मैं इसे पैरेललोग्राम क्यों कह रहा हूँ वो सुनना स्टूडेंट्स, क्योंकि पहली बात तो AB और OC इक्वल होंगे, क्योंकि देखो A का ये y कोऑर्डिनेट 1/2 है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है और ये तो खुद एक x एक्सिस है, तो ये दोनों तो पैरेलल हैं। बट सर क्या आप ऐसा भी कह सकते हो कि OA और CB भी पैरेलल है? बिल्कुल है। सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये π/6 डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, ये भी तो π/6 डिस्टेंस शिफ्ट हुआ। आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो O पॉइंट है, उसी के करस्पॉन्डिंग B पॉइंट है। आप सोच के देखो, जो B पॉइंट की डिस्टेंस है स्टूडेंट C से, वो कितनी है? π/6। और सेम वही A पॉइंट से जो O की डिस्टेंस है वो भी कितनी है? π/6। तो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो डिस्टेंस है ये भी π/6 है और ये भी π/6 है, और अगर डिस्टेंस π/6 है, यानी आप ये कहना चाह रहे हो सर कि पैरेललोग्राम है। मतलब अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं। तो डेफिनेटली मैं पहला कंक्लूजन दूंगा कि OABC इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम। इस बेसिस पे अगर हम देखना चाहें तो कह रहा था OABC रोम्बस। सर रोम्बस नहीं है, रोम्बस इसलिए नहीं है सर क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा है। ये लेंथ देखो कितनी है, ये -π/6 से 5π/6 तक, यानी टोटल जो डिस्टेंस है देखो 0 से π, ये जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज क्लियरली अ डिस्टेंस π। आई होप यू रिमेंबर रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस है 0 से π। लेकिन आई होप यू आर रियलाइजिंग ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस काफ़ी कम है। आई होप आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये डिस्टेंस है, मतलब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देखो तो 1/2 होती है और 1/2 π से काफ़ी छोटा है, तो टिल्टेड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, कि एक्सप्रेशन जब आप देखेंगे तो ये रोम्बस नहीं बनेगा। रोम्बस के लिए चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो लेंथ है, ये जो पॉइंट है, ये एक क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स। ये बात आई होप आपको समझ आई। तो ऑप्शन ए तो सही नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वो कह रहा है OB और AC इक्वल हैं। सर OB और AC, सर ये रहा OB और ये रहा AC। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये वाला डायगोनल बड़ा होगा, ये वाला डायगोनल छोटा होगा, तो OB और AC इक्वल नहीं होंगे। अगर ये रोम्बस होता तो भी मैं इक्वल नहीं कहता, सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में हम इक्वल कहते हैं। तो मैं कहूँगा ऑप्शन सी भी गलत नहीं है। क्या मुझे आप ऑप्शन डी बता सकते हो? ऑप्शन डी में वो पूछ रहा है स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम का एरिया, तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाओ और मुझे जल्दी से बताओ ऑप्शन डी की वैल्यू, जो वो पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहा है OBAC है ना, OCAB, इस पैरेललोग्राम का एरिया आपके अकॉर्डिंग कितना होगा? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या आपने सोचा है स्टूडेंट्स की पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला लगा के हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं? सोच के देखो, बड़ी सिंपल सी मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला बचपन में सीखा है वो क्या सीखा है सर? बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता था। हम कहते थे, मतलब बेस ले लो आप, बेस क्या ले लो सर? अगर बेस दिख रहा है पाई तो ये बेस हो जा रहा है आपका पाई, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, जो भी आप बेस ले रहे हो, जिस भी पैरेलल साइड को आप बेस ले रहे हो, उस बेस की लेंथ और उसमें से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस पैरेललोग्राम की हाइट। पैरेललोग्राम की हाइट मतलब क्या? द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। और ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये 1/2 हाइट है। देखो आप 1/2 और 0, तो ये हाइट कितनी है सर? ये 1/2 है। क्या आपको समझ आ रहा है? मतलब इसका बेस का लेंथ कितना आ रहा है सर? पाई, और इसकी हाइट कितनी है सर? 1/2। अगर इसकी हाइट है 1/2, सो दिस शुड बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। विच पैरेललोग्राम सर? OCBA। तो ये आपका पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, जिसका एरिया है π/2। और अगर इसका एरिया है π/2 तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी, दैट एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, जो कि है बेसिकली एक पैरेललोग्राम। उसने बोला नहीं है कि वो पैरेललोग्राम है ना इज क्लियरली π/2 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको ये समझ आया है क्वेश्चन, और अच्छे से क्लैरिटी डेवलप हो पा रही है कि सर क्वेश्चंस कितने इंटरेस्टिंग हैं। देखो मैं फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूँ, एक हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने मॉड ऑफ sin x का ग्राफ बनाया मोटा मोटा, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मॉड ऑफ sin x का ग्राफ बनाया, और हमने क्या किया? cos 2x का ग्राफ बनाया। तो cos 2x का जितना मुझे याद आ रहा है कैसे बन रहा था, इसी की हेल्प ले लेते हैं स्टूडेंट्स। cos 2x का कुछ ऐसा कंप्रेस होकर बन रहा था, है ना, तो कुछ ऐसा सा बन रहा था। ये था आपका π/2, तो वो आई थिंक यहाँ से जा रहा था, है ना, कुछ ऐसा सा जा रहा था वो, जितना मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा सा मतलब बन रहा था। फाइनली मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत माइन्यूटली बनाना पड़ेगा। हमें कुछ एक पॉइंट ये मिल रहा था, एक पॉइंट ये मिल रहा था और एक पॉइंट ये मिल रहा था, है ना, और हमें 2 पॉइंट ऑलरेडी दे रखे थे उसने, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। उसने बोला था जो लीस्ट और जो ग्रेटेस्ट पॉइंट है उनको आप मिला दो, तो जब उनको मिलाओगे तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो वो इस शेप का पूछ रहा था कि कौन सा क्वाड्रिलैटरल है। क्लियरली एक पैरेललोग्राम होगा स्टूडेंट्स, है ना।
और दूसरी बात, इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, बेस इंटू इसकी हाइट। तो बेस था इसका कितना स्टूडेंट्स, पाई, और इसकी हाइट कितनी थी 1/2। उस बेसिस पे हम कह पाए कि इसका एरिया होगा पाई/2, है ना। ये दो बातें हमने इन शॉर्ट कंक्लूड की है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो एक जनरल सा आइडिया मैं देना चाह रहा हूँ कैसे निकालो, बट इसमें ट्रिकी पार्ट जो था, जो आपको डेफिनेटली समझ आना चाहिए था, वो था मॉड ऑफ sin x का ग्राफ ड्रॉ करना स्टूडेंट्स की, वो हमने कैसे किया, और cos 2x के ग्राफ को स्टडी कर पाना कि वो हमने कैसे किया। तो बस इन दो बातों से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इन्हीं बातों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला कि ग्राफ कहाँ ओवरलैप या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी बेसिस से हमने लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट निकाला। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, एक बात और आई होप आपको समझ आई होगी कि पैरेललोग्राम है, और दूसरी बात पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। ट्रिगो वाला पार्ट, ये पॉइंट पाई/6 कैसे आया, वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पढ़ेंगे, तो उस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो कि सर पाई/6 आपने सोचा कैसे। डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा भी कि वो पाई/6 कैसे सोचा जाता है, बट ट्रिगो पढ़ते वक्त अभी उस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, वरना हमें एक लंबी कहानी शुरू करनी पड़ेगी। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज़ की तरफ। आई होप यहाँ तक इन सारी चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें इजीली प्रॉपर्ली समझ आई हैं आपको। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम एडवांस लेवल पर अब बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका पार्ट 2 होगा, जिसमें और क्वेश्चन हम करेंगे और क्लैरिटी लेंगे। फिलहाल के लिए आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं, कोई डाउट नहीं है। और सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, जो कि आपको इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। किंडरगार्टन से K-12 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर 12th, आपको IIT JEE NTAC CUET ओलंपियाड, ये सारे सेगमेंट्स में हर अलग अलग सेक्टर्स जो आप टॉप कोर्सेज वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखेगा कि हर सेगमेंट के पूरे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड पैकेजेस, जिसमें हर सेगमेंट, हर सेक्टर को हमने कवर करने की कोशिश की है। सारे के सारे कोर्सेज, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से, एट ज़ीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा मॉड्यूल विद मटेरियल एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप IIT JEE पर अगर क्लिक करते हैं तो आपका IIT JEE क्लिक हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके सारे लेक्चर्स रखे होते हैं। मैथ्स के लेक्चर पर जैसे ही आप जैसे वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपका मैथ्स का सेगमेंट ओपन हो जाता है। ये आपके अभी तक के सारे लेक्चर स्टूडेंट जो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो भी आपके रखे जा रहे हैं। जब भी आप किसी चैप्टर को देखना चाहते हैं, उस चैप्टर को एक्सपांड करिए और वहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। जिस भी लेक्चर को आप देखना चाहें एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन, हिडन कॉस्ट के, आप यहीं वॉच नाउ पर क्लिक करिए, वो वफर फ्री मोड में पूरा वीडियो आप फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। बाय द वे, यही सारी की सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET पर भी रेप्लिकेट होती हैं। वहाँ पर भी आप सारी की सारी चीज़ें एट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में अरेंज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिस्टमैटिकली रखी हुई हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। ऑल्दो अपनी प्रोग्रेस को आप यहाँ पे और बेसिकली अच्छे से ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो कि कितना मटेरियल हो गया है, कौन सी PDF हो चुकी है, हमें क्या करना है, आप कहाँ तक पहुँचे, उस हिसाब से प्रॉपर सिस्टमैटिकली चल सकते हो वेबसाइट के थ्रू, है ना। इंडिया के टॉप टीचर्स इंश्योर कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देता है इन सारे सेगमेंट्स, इन सारे सेक्टर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। JEE मेंस और JEE एडवांस जैसे एग्जाम की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट करें, तो आई होप इन वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और आपको काफ़ी कुछ समझ आ रहा है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इन्हें लाइक करते रहिए, सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड एंड एक्नॉलेज्ड। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि चैनल पर कोई भी नई एक्टिविटी होती है, कुछ भी नया चीज़ प्लान होता है, कोई भी नई चीज़ आपके लिए रिलीज़ होती है, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके काम की क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट समथिंग वेरी क्रूशियल, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, क्योंकि एक ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म जो काफ़ी सारे लोग की हेल्प कर सकता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, ताकि और भी लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अवेल कर पाए और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।